हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अब अपनी स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का छठा चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, आज का ये वीडियो खासकर मैं उसलिए इंपॉर्टेंट कह सकता हूं कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आपसे मैं कह सकता हूं कि 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको हम जान लेते हैं वास्तव में कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं। चलिए पहली बात मैं बता दूं कि चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंपॉर्टेंट केवल टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लास 12th फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं बता दूं ये चैप्टर 6 है। इससे पहले के 5 चैप्टरों का वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज सभी वन शॉट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी स्टडी कीजिएगा। चलिए जी, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। तो हमारा है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ये आपको बता देना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हमने परिभाषा भी लिखा हुआ है। अब देखिए, ओहो ये क्या है भैया, व्हाट इज दिस, जस्ट अ सेकेंड। चलिए हाँ, अब हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा इसका परिभाषा हो गया। अब देखिए, इसको परिभाषा को अगर आप याद करना चाहते हैं, वो भी इसी वीडियो में, तो देखिए कितने आसानी से याद होगा। समझते हैं थोड़ा सा। सपोज डेट ये एक चुंबक है, ठीक है ना। ये क्या है, एक चुंबक है, ठीक है जी। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ ध्रुव। आप किधर भी दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये नॉर्थ और साउथ ध्रुव है, ठीक है। अब हम इतनी बात जानते हैं, चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। जब चुंबक है तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं भी निकलेंगी। ये भी बात जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो जैसे कैसे निकल रही हैं, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए, इस प्रकार कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी इस तरीके से निकल सकती हैं। कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, इधर कोई इधर से इधर निकल रहा है। तो देखिए ये सभी, ये एक चुंबक है और इसके चारों ओर ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका नाम क्या हम कह सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। तो समझिएगा, तो हम यही कह रहे हैं कि ये एक चुंबक है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चुंबक है तो इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो हम ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, उसी की जितनी संख्या होती है ना, उसकी संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब जो चुंबक है, इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं ये निकल रही हैं, उनकी संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बट एक इसमें कंडीशन रख दिया गया है कि हम केवल उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं को लेंगे जो इस चुंबक के पृष्ठ के लंबवत होंगे। जैसे ये चुंबक का सतह है, इस पर जो लंबवत होगा, जैसे ये 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हो जाएगा। ये नहीं बना रहा है तो ये वाले को हम नहीं लेंगे, फिर से इस वाले को भी नहीं लेंगे, इस वाले को भी नहीं लेंगे, इस वाले को भी नहीं लेंगे। मतलब कंडीशन यहाँ पे एक ये रखा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं केवल, मतलब उन्हीं को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को लेंगे जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी। जैसे ये भी दोनों लंबवत हैं, ये भी लंबवत हैं, तो इन्हीं की संख्या को। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, अब ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत, देख रहे हैं ना 90 डिग्री बन रहा है,
तो किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा है कि नहीं? आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? देखिए, कभी भी परिभाषा को रटना नहीं बल्कि हमें समझकर याद करना है। याद रखेंगे मेरी बात? यदि आप रट कर याद कर रहे हैं या याद करने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा कहूंगा मैं यह कि आप एग्जाम में जाएंगे भूल जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी से थोड़ा सा आप फोकस कीजिए कि समझने पर, ठीक है ना? क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों को देखना ये पड़ता है मुझे कि वो समझते नहीं है, वो सोचते हैं बस परिभाषा हमें रटवा दिया जाए या बता दिया जाए, हम रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मान लेते हैं एग्जाम में गए और मान लेते हैं आप भूले नहीं, लिख ही दिए, तो नहीं ना नंबर मिल जाएंगे, बट बाद में आपके भाई, मान लेते हैं छोटा भाई है, उसको समझाना पड़ गया, तो आप कैसे बता पाएंगे उसको? समझ रहे हैं ना? तो डीप में स्टडी आप कर लीजिए। एक बार और सुनिए, परिभाषा समझिए और याद कीजिए। आप कहेंगे कि किसी चुंबक के, ये क्या है? चुंबक है, तो किसी चुंबक के, आप कहेंगे किसी चुंबक के सतह के, या हम पृष्ठ भी कह सकते हैं, किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब वही सेम टू सेम बात यहां पे भी हमने लिखा है कि जब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत, जब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, चुंबकीय, यहां पे विद्युत नहीं चुंबकीय लिख लेंगे, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यहां पे 2-3 पॉइंट्स है जिसको आपको लिखना अनिवार्य है यदि आपके एग्जाम में चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है। तो परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना देंगे तो बेटर होगा, ठीक है? नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना देंगे। एक नहीं कहते हैं कि एक आपका पॉइंट अच्छा, मतलब जो टीचर समझेंगे कि हाँ इन्होंने डीप में स्टडी किया हुआ है, तो ये अच्छी बात होती है। तो फिगर आप बनाकर समझा दे तो और बेटर बात है। सबसे पहली बात, इसका मात्रक पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लेता है। फिर से राशि भी हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि है। फिर से बीमीय सूत्र भी पूछा जाता है। चलिए, यदि राशि पे बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और राशि क्या होता है? अदिश राशि होता है, ठीक है ना? अदिश राशि, ठीक है? तो इतनी बेसिक बात हम जानते हैं कि अदिश राशि और वेबर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। और इसका बीमीय सूत्र आप याद कर लीजिएगा, mL2T-2A-1 होता है। ये बीमीय सूत्र निकालना आप सभी को आना चाहिए। मैं निकाल सकता हूं बट फिलहाल मैं यही बता दे रहा हूं डायरेक्ट, जिससे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? निकालना हमने सिखाया हुआ है किस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी का भी बीमीय सूत्र। तो यहाँ पे याद रखेंगे mL2T-2A-1 होता है। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में होना चाहिए। और क्लास 12 में कम से कम इतना तो आपको जानना ही है। फिर से आगे जैसे जैसे क्लासेस करेंगे इन सभी पर बहुत ही डीप में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? चलिए जी ले लीजिए। हाँ ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। याद रखेंगे, देखिए इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो मतलब नॉर्मल नंबर में पूछ लिया जाता है, बट इसी के साथ मैंने अभी बहुत बार मैंने देखा हुआ है। अब फिलहाल अभी मैं जब ये क्वेश्चन सेट कर रहा था तो मैंने देखा इसको पूछकर इस पर एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया था और इसी को कितना नंबर में पूछा गया था मालूम है? 5 नंबर में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये तो आप समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये भी आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल आप पढ़ाई कीजिए। अब मेरे साथ अगर न्यूमेरिकल करना है तो फिलहाल पहले के तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है, ठीक है, बट फिर भी आप सभी के डिमांड पर हमने फिजिक्स की और केमिस्ट्री का 1 शॉट न्यूमेरिकल का सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के नाम से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
फिजिक्स में 2 चैप्टरों का न्यूमेरिकल करा दिया गया है, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर का न्यूमेरिकल करा दिया गया है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, फिर से उसको आगे और भी आपके सीरीज आएंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। अब देख लेते हैं हम इसका परिभाषा। यहाँ पे यह है इसका परिभाषा। अब थोड़ा सा इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। हाँ जी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को, मतलब इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, मैं जानता हूं कि अक्सर स्टूडेंटों को ये जो टॉपिक है अभी जब मैंने पढ़ा तो समझ में नहीं आया होगा। मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में भी ये आएगा। अब प्लस आप इसी वीडियो में याद करेंगे। देखिए कैसे, आपको बड़ा लग रहा है ना। देखिए क्या है, देखिए सपोज डेट हम यहाँ पे 2 चीजें लेते हैं, ठीक है ना। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे चुंबक। ये क्या है, चुंबक है जिसका ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, ये 2 ध्रुव है गए हो गए। अब इसी के पास हम एक कुंडली ले लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी, इसी के पास हम एक कुंडली ले लेते हैं। चलिए हम इसी कलर का ले लेते हैं कुंडली भी। अब कुंडली में हमने एक धारा मापी लगा दिया, ठीक है। तो देखिए ये एक चुंबक है, ये एक कुंडली है। थोड़ा सा मैं नाम लिखना चाहूंगा क्योंकि आप भूल सकते हैं और यहीं से हमें आपको याद भी कराना है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है, चुंबक है और ये क्या है, कुंडली है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। तो देखिए जब चुंबक और कुंडली के बीच कौन सी गति होती है, ये बात आप याद रखेंगे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, ठीक है ना। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगा तो क्या होता है, चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। ये जो चुंबक है ना, इसकी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कौन सी फ्लक्सों की संख्या में, तो याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब क्या है कि जब हम चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराएंगे तो जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, उसका मान बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना, बढ़ता घटता रहता है। उसीलिए हमने परिवर्तन लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। अच्छा, इसके आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बात मैं अभी यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है, यही हमें समझ में नहीं आया। और यही समझ में नहीं आएगा तो आगे कैसे समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल ये 11th में आपेक्षिक गति एक टॉपिक का नाम है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आप लिखेंगे आपेक्षिक गति ब्रदर सर तो वीडियो मिल जाएंगे। फिलहाल आपेक्षिक गति का सिंपल सा मतलब ये है कि इस कुंडली को आप यहीं पर स्थिर रख देते हैं और इस चुंबक को तेजी से हम पास लाते हैं, तो इसे भी हम आपेक्षिक गति कहेंगे, ठीक है ना। और सपोज दैट इस चुंबक को हम स्थिर यहीं पर रख देते हैं और इस कुंडली को हम तेजी से पास लाते हैं, तो इसे भी हम आपेक्षिक गति कहेंगे। तो इतनी बेसिक बात समझ में आया या नहीं आया। तो किसी एक को भी स्थिर मानकर दूसरे की यदि गति हम कराते हैं तो उसे हम आपेक्षिक गति कहेंगे, ठीक है ना। बट इसका परिभाषा डिटेल में जानना है तो भैया आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। आपेक्षिक गति ब्रदर सर लिखेंगे, वीडियो मिल जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या बताया, हमने यही कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये जो कुंडली है ना, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित, मतलब जिसके कारण एक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसी विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत
वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना, पहली बात यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। हमने यही कहा, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यदि आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का कोई परिभाषा बोल दे या पूछ दे एग्जाम में, क्योंकि पूछा गया है, ठीक है ना, तो अगर ऐसा प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दे तो आप बताइए ये टोटल बात लिखकर फिर से अंत में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा नहीं दे देंगे? या दे देंगे। एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुनिए इसका परिभाषा क्या कहेंगे। आप कहेंगे जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना, इस संपूर्ण घटना को ये जो घटनाएं हैं ये इस तरीके से हो रही हैं, तो इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो परिभाषा आप बोल देंगे ना, देखिए वही बात हमने लिखा है। अब इस बात को मैं यहां से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, चलिए जी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। हाँ, एक बार और यहां से पढ़ के सुना दूं, वही बात लिखा गया है। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए जी, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तब जाकर कोई टॉपिक समझ में आएगा आपको। चलिए जी, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। मतलब सिंपल में मैं कहे ना तो लेंज का नियम क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कि लेंज का नियम क्या है ये आपको समझाना है। तो देखिए लेंज का नियम थोड़ा सा आपको लिए कठिन अभी हो सकता है, बट फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक इस पर डीप में कम से कम 15 से 20 मिनट एक टॉपिक पे मैं न दूं, तब तक ये टॉपिक, खासकर ये टॉपिक समझ में आने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको समझ में आ जाए। देखिए लेंज का नियम कह रहा है, तो लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज दैट ये एक चुंबक है, दूसरा मैं कलर ले लेता हूं। सपोज दैट ये एक चुंबक है, ठीक है जी, आपने समझ लिया कि ये क्या है, चुंबक है, जिसका ये सपोज दैट ये साउथ ध्रुव है और ये नॉर्थ ध्रुव है। ठीक है, और इस चुंबक के पास हमने एक कुंडली को ले लिया। कैसा भी आप कुंडली बना सकते हैं, उससे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इस चुंबक के पास हमने एक कुंडली को ले लिया, ठीक है ना। और ये कुंडली जो है, ये एक हमने कुंडली लिया। अब इस कुंडली में जो धारा बहने की दिशा है, ठीक है, ये चुंबक है, ये कुंडली है, तो इस कुंडली में जो धारा बहने की जो दिशा है, ठीक है, इस कुंडली में जो धारा बहने की दिशा है वो वामावर्त दिशा में है। मतलब धारा
जो विद्युत जो धारा बहेगी वो इससे इस ओर बहेगी। देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ की तरह देख रहे हैं, तो ये वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में धारा बहती है। देखिए सिंपल सी बात है, हम जानते हैं चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, तो अंत में एक क्या होता है, एक हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे बताया है ना कि अंत में क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे एक याद रखेंगे, जिसे इसी को हम एक क्या नाम से जानते हैं, इसी को हम प्रेरित धारा के भी नाम से जानते हैं, प्रेरित धारा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो प्रेरित धारा भी कह दे तो आप कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम प्रेरित धारा के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो वही हम, ये प्रेरित धारा ही है। ठीक है ना, तो वही धारा की जो बहने की दिशा है वो वामावर्त दिशा में है। ठीक है ना, जब इन दोनों कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम साउथ और नॉर्थ लिए हैं ध्रुव। अब देखिए नॉर्थ है तो इसमें नॉर्थ ध्रुव की तरह ये कुंडली व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना, इसी के पास एक और हम चुंबक ले लेते हैं, इसी के पास हम एक और चुंबक ये ले लेते हैं और एक और हम यहाँ पे कुंडली ले लेते हैं। ठीक है जी, ये चुंबक का ले लिया और यहाँ पे कुंडली ले लिया, इसमें हम नॉर्थ और साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ हमने ले लिया। तो ये जो चुंबक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है, ठीक है ना, जो मतलब प्रेरित धारा की दिशा होगी इस कुंडली में, वो उसकी बहने की दिशा इस ओर होगी। ठीक है ना, मतलब धारा इस दिशा में बहेगी और इस दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहती है। ठीक है ना, दक्षिणावर्त दिशा में। तो आपको एक बात यहाँ पे थोड़ा सा अगर फोकस कर रहे होंगे तो क्या समझ में आया कि देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ ध्रुव को हमने इधर लिया और नॉर्थ ध्रुव के पास जो कुंडली है तो इसमें देखिए नॉर्थ ध्रुव की तरह ही एक कुंडली व्यवहार कर रहा है। और यहाँ पे हम साउथ ध्रुव ले रहे हैं, साउथ ध्रुव को अगर हम रखते हैं साउथ ध्रुव के पास कुंडली को, तो ये कुंडली साउथ ध्रुव की तरह ही व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना, तो इससे हमें ये जानने को मिला। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो नॉर्थ है ये भी, इसमें भी नॉर्थ की तरह व्यवहार करेगा। तो हम जानते हैं कि जब समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करने का मतलब दूर हटाते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं। ये कुंडली के पास हम चुंबक को ले जाएंगे तो ये कुंडली इसको दूर भगाएगी, क्योंकि नॉर्थ इसके पास है, इसके पास भी नॉर्थ है, तो इसमें साउथ साउथ है, तो इन दोनों के पास भी प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि कुंडली के पास भी साउथ ध्रुव उत्पन्न हुआ है, इसके पास भी साउथ है, तो प्रतिकर्षित करेगी। तो देखिए हम इतनी बात जाने कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, मतलब ये कुंडली चुपचाप यहीं पे है और इस चुंबक को तेजी से हम पास लाते हैं, तो जिसके कारण ये नॉर्थ है तो इसके में भी नॉर्थ ध्रुव की तरह ये व्यवहार करता है, जिसके कारण ये जो वामावर्त दिशा में प्रेरित धारा बहती है। तो आप सोचिए नॉर्थ के कारण ही, नॉर्थ ध्रुव मतलब जो ये उत्तरी ध्रुव है, इसी के कारण ये यहाँ पे उत्तरी, जो यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, इसी के कारण इसमें भी दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हुआ है। तो ये जब जा रहा है इसके पास तो ये कह रही है कि नहीं आने को, मतलब आना नहीं है यहाँ पे। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो ये नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हुआ है, जो उत्तरी ध्रुव इस कुंडली में उत्पन्न हुआ है, ये उसी कारक का विरोध कर रही है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। भैया यहाँ पे नॉर्थ कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे साउथ कैसे उत्पन्न हुआ, इस साउथ के कारण ही ये साउथ उत्पन्न हुआ है, साउथ ध्रुव इसमें। तो ये उसी कारक का ये विरोध कर रहे हैं जिसके कारण ये उत्पन्न हुए हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या है, कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली में, मतलब किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, या प्रेरित धारा ना कहकर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी हम कह सकते हैं। ये क्या है, कुंडली है। ये आई क्या है, आई को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, प्रेरित विद्युत
वाहक बल भी कह सकते हैं या प्रेरित धारा भी हम कह सकते हैं। तो हम यही ना कह रहे हैं कि किसी को मतलब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो आप नहीं कह सकते हैं कि लेंस के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। वही बात हमने लिखा है कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। आपको केवल इतनी बात लिखकर और ये आपको फिगर बना लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि यदि आपको लेंज का नियम समझ में इस वीडियो में अच्छे से नहीं आया, थोड़ा बहुत अगर मतलब समझने का प्रयास किए होंगे तो अच्छा आपको 80 to 90% समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी नहीं आया तो एक काम रिक्वेस्ट है, कर लीजिएगा लेंज का नियम और ब्रदर सर इतना लिखकर YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, हमारी वीडियो आपको मिलेगी। वहां से हमने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको देखकर वहां से समझ लीजिएगा। ठीक है ना? इतना कर देते हैं, बहुत है मेरे लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे जल्दी। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर वाला, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है। अब वो क्या है तो आप देख सकते हैं, ये कौन सा हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। मतलब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित क्या नियम होता है, ये हमें बताना है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम होते हैं। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि फैराडे के, हमने यहाँ पे क्या लिखा है जी, हमने यहाँ पे लिखा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो याद रखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम होते हैं। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है प्रथम नियम, जिसे हम किस नाम से, प्रथम नियम, मतलब इसको प्रथम नियम के नाम से ही हम जानते हैं। सिंपल सी बात है। प्रथम नियम में सिंपल सी बात हमें क्या बात बताइए, प्रथम नियम में हमें जो प्रेरित धारा का ही परिभाषा बोल दिया गया है, प्रेरित धारा की परिभाषा बताया गया है, प्रेरित धारा की परिभाषा बताई गई है। तो ये बताइए प्रेरित धारा का आपको परिभाषा याद नहीं है? अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर हमें तो याद नहीं है, बता दीजिए। भैया अभी तो हमने बताया ना प्रेरित धारा का परिभाषा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको भूल गए होंगे कि भैया कहाँ पे बताए हैं, तो अभी मैं पीछे लाता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ पे हमने बताया है। देखिए प्रेरित धारा यहाँ पे बताया है कि नहीं, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया था तो वही सेम टू सेम है, प्रेरित धारा की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। आप चाहें तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है जिसके कारण चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अतः जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, अतः प्रेरित धारा कहते हैं, या अर्थात प्रेरित धारा कहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। या आप थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो आप ऐसे लिखिएगा, शॉर्ट में ही लिख देंगे, बेटर रहेगा। आप लिखेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये लाइन आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, सीधा डायरेक्ट, जिसे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इतनी बात कह सकते हैं ना।
तो मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। देख लीजिए, आप कहेंगे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। देखिए वही बात आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वही बात आप लिखेंगे। देखिए आप सबसे पहली बात प्रथम नियम हेडिंग डालेंगे, फिर से लिखेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है ना। ये आप लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। इसके नीचे ये फिगर आप जरूर बना लेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे फिलहाल तो बना दे रहा हूं, बट आप कोशिश कीजिएगा, जरूर आपको 100% फिगर बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे नाम आप लिख देंगे बीच में, चुंबक, ये क्या है, कुंडली। यहाँ पे ऊपर लिख देंगे आपेक्षिक गति, और नीचे आप लिखना चाहें तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, या केवल इतना आप दर्शा दीजिएगा। और इसमें केवल यहाँ पे एक दर्शा दीजिएगा I = यहाँ पे प्रेरित धारा, ठीक है। इतना आप फिगर बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं आशा करता हूं कि इतना काम आप आराम से बहुत ही आसानी तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं, ये तो प्रथम नियम हमारा हो गया। फिगर बना, परिभाषा मतलब ये जो नियम है इसको लिखने के बाद ये आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर से आप हमारा दूसरा हेडिंग आप क्या डालेंगे, द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में हमें क्या बात बताया गया, ध्यान से समझिएगा। द्वितीय नियम में हमें ये बात बताया गया कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कुंडली है, ये चुंबक है। तो आप देख रहे हैं कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है। तो इस चुंबक में एक क्या उत्पन्न होता है, इस चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इतनी बेसिक बात आपको तो पता है। तो चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन जो हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन का दर है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर है, ठीक है ना, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। यही फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में हमें बताया है। अब इसको भी आप नोट डाउन अभी कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसको भी आप अभी कर लीजिए, बेटर रहेगा। क्या यहाँ पे कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं, ये डी फाई क्या है, डी फाई है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या। क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, संख्या, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना। ये टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने में लगा समय। तो ये क्या है, समय है, जिसे हम परिभाषा करते हैं ना तो दर कहेंगे। तो आप यही, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर। समय नहीं कह रहे हैं, दर हम कहते हैं जब परिभाषा या नियम में हम बोलते हैं। तो यही कह रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना। ये ई क्या है, नाम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्रेरित विद्युत
वाहक बल, ठीक है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। तो परिभाषा आप बोल सकते हैं ना एक बार, और जो द्वितीय नियम में क्या बताया गया आप लिख दीजिएगा। अच्छा, इसको बताते हुए मैंने लिखा है इस नियम के अनुसार, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित द्वितीय नियम के अनुसार किसी चुंबक के किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अब वही बात हमने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। इसको लिखने के बाद ये आप लिख लेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे नियतांक जो आएगा वो उसका मान 1 होता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं और डी फाई बाई केवल डी टी होता है। तो ये भी आप फॉर्मूले के बाद ये आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे एक माइनस चिन्ह आता है, वो माइनस क्या है, वो हम ये कह सकते हैं ना माइनस, कि वो उसी कारक का यहाँ पे विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ होता है। जब आप डीप में जाएंगे तब आपको इसको बात में समझ में आएगी कि यहाँ पे माइनस क्यों आया। लेंज के नियम जब हमने पढ़ा है ना, उसी को अगर आप डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी इसी जिसके कारण ये चुंबकीय जो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो उसी कारक का विरोध करता है, इसीलिए यहाँ पे ये हुआ है, माइनस लगा गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इस द्वितीय नियम से हमें क्या समझ में आया, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन की दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में यही ना परिवर्तन का दर है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित धारा को ही तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम कहते हैं ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम विद्युत चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं प्रेरित धारा का भी मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ। तो समझ में तो आ गया ना। अच्छा, आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखिए, मैं कोशिश हमेशा से मेरा यही रहा है कि जो भी स्टूडेंट मुझ पर भरोसा किए हुए हैं उनको मैं उस लायक से समझाऊं जिससे वो अपना तो पढ़ाई स्टडी अच्छे से कर ही पाए। फिलहाल जब वो आगे बढ़े, आगे क्लासेस में जाएं, तो उनको मान लेते हैं पार्ट टाइम जॉब करना है या किसी स्टूडेंट को या अपने भाई बहन को ही पढ़ाना है, तो वो उतना नॉलेज हो कि वो अपने भाई बहन को भी पढ़ा सके। और कैसे, तो इस तरीके से अच्छे से बता पाए जिससे स्टूडेंट फिगर से ना अच्छे से आराम से समझ पाते हैं, जल्दी समझने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस तरीके से आप समझाएं भी उन्हें। अब कोई अगर आपसे पूछ दे कि भैया आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, तब उस टाइम पे थोड़ा सा आप चैनल का नाम ले लें या हमारा नाम ले लें, तो इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से थोड़ा सा स्टडी अप करें, फिगर से जहां तक हो सके समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए, अगला हमारा फिर से क्वेश्चन आता है। देखिए, अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मुश्किल से हम इस चैप्टर से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहे हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए और स्वप्रेरण गुणांक की द्विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन इसको घुमा घुमा कर पूछा गया है। और एक होता है अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम स्वप्रेरण पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यदि आपसे एग्जाम में, ध्यान से सुनेंगे, स्वप्रेरण का परिभाषा कह दे या स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा कह दे, आपको सिंपल सा यही लाइन लिखना है, ठीक है ना। इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बातें बताई गई, थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है ना। समझिए, यहाँ पे प्रयास कीजिए समझने का, फिर हम फिगर से आपको समझाकर याद कराने का प्रयास करेंगे जी, उसका टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण हम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सा इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं, ठीक है ना। चलिए,
देखिए यहाँ पे बात क्या हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर हमें बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना इंतज़ार का कुछ भी, बिना सब्र का कुछ भी नहीं मिलता, तो थोड़ा सा तो वेट आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक ये हमने सेल या बैटरी लगा दी है, यहाँ पे एक कुंजी हम लगा देते हैं, यहाँ पे एक हम क्या लगा देते हैं, एक हम कुंडली लगा देते हैं। ठीक है जी, ये कुंडली हो गया। एक हम यहाँ पे और चीज़ें लगा देते हैं, एक हम बल्ब को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, बल्ब लगाते हम, चलिए लगा देते हैं बल्ब जी हम यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, चलिए जी, ये अब हमारा फिगर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये एक हमने विद्युत परिपथ बनाया है, जिसमें ये क्या है, कुंडली है, ये क्या है, एक विद्युत बल्ब है, ठीक है ना, ये कुंजी है, ये एक सेल या बैटरी हम कह सकते हैं है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम इस सेल या बैटरी की सहायता से, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ये जो सेल या बैटरी है, इससे हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, तो जब सेल या बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे और उस धारा के, जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करने का मतलब सिंपल सा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी परिवर्तन करने का बात हो, परिवर्तन का मतलब हम जैसे कहें कि हम इस जो धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करने का मतलब है कभी हम धारा को अधिक कर देंगे, कभी कम कर देंगे, कभी अधिक कभी कम, इसी को परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो विद्युत परिपथ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, धारा, ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं। तो जब हम परिवर्तन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो हमें ये कुंडली दिखाई दे रहा है, तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा। इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पर इस परिपथ में, जिसके कारण ये जो आपका ये जो परिपथ दिखाई दे रहा है, इस परिपथ में एक धारा बहने लगेगी और इसी धारा के बहने के कारण ये बल्ब है वो जलने लगेगा। और ये जो धारा, एक धारा उत्पन्न हो रही है ना, इसी धारा को हम स्वप्रेरण कहते हैं। हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। बताइए आपको समझ में आया या नहीं। हमने क्या बताया कि जब हमने यही कहा कि जब हमने ये कहा, जब किसी कुंडली में, ये कुंडली है हमारी, ठीक है ना, नाम आप याद रखेंगे, इसको हम क्या करें, कुंडली है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये क्या है, एक प्रेरित धारा है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इसी प्रेरित धारा को, इस प्रेरित धारा को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, आप सोच सकते हैं ऐसे, अच्छा मैं पहले परिभाषा याद करा दूं, उसके बाद मैं थोड़ा डीप पे इसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए थोड़ा सा आप याद करने का पहले प्रयास करा देते हैं। देखिए वही बात हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है। अच्छा ये कुंडली है, तो कुंडली में ये जब धारा बह रही है तो कुंडली में जाएगी ही, तो हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप इतनी बात यहाँ तक बोल देंगे कि नहीं, कि क्या बोलेंगे, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण
तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा कहेंगे, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे मतलब इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। इस संपूर्ण घटना को ही स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप सोच सकते हैं, ये तो आप बोल देंगे इस फिगर से है, एक बार और मैं फिगर से बोल रहा हूं, आप कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है और इस संपूर्ण घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप बोल देंगे फिगर से। अब इतना तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप फिगर से परिभाषा कर देंगे। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंटों का क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ये बताइए कि ये बैटरी या सेल से हम धारा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस कुंडली में धारा बह रही है जिसके कारण ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो ये बताइए यहाँ से भी तो ये कनेक्शन जब है, ठीक है ना, यहाँ पे ये भी तार तो इससे कनेक्शन है, तो तब तो ये भी बैटरी इसी धारा से, ये जो धारा इस सेल से जो बह रही है इसी से ये बल्ब जलने लगेगा। तो जब इसी से जलने लगेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई धारा उत्पन्न हो रही है और उस धारा से ये बल्ब जल रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये जो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा अगर आपको आ रहा होगा दिमाग में तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अब आ जानी चाहिए जो कि हमने बता दिया। तो देखिए इसका आंसर ये होगा ना कि ये जो पहले के आप देखे होंगे, जैसे कि दिवाली में हम जो बल्ब का यूज़ करते हैं, तो वो जो बल्ब होता है तो हम कनेक्शन को कट कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि स्विच होता है, स्विच को ऑन करेंगे तो वो बल्ब जलने लगेगा, स्विच को ऑफ कर देंगे ना तब भी आप देखेंगे तो कुछ क्षण तक वो बल्ब धीरे 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 क्या होता है, बंद होता है। मतलब क्या हुआ कि धारा हमने बंद कर दिया तो धारा तो तुरंत बहना बंद हो गया, तो फिर वो बल्ब क्यों जल रहा है, वही एक छोटा सा ये बल्ब उसी को आप मान सकते हैं। तो वो बल्ब इसलिए जल रहा है क्योंकि जो कुंडली है ना, तो जब हमने यहाँ पे धारा इस तरीके से हम प्रवाहित कर रहे हैं, इसका मान में परिवर्तन हम कर रहे हैं, तो इस कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है और इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण भी एक धारा उत्पन्न हो रही है और इसी धारा के कारण ये जो बल्ब है वही क्षण भर जो क्या होता है, जो बल्ब है वो जलता है, वो इस धारा के कारण जलता है, ठीक है ना। और मोस्टली तो ये बल्ब जलेगा जब हम धारा में मान में परिवर्तन करेंगे तो ये तो जलता रहेगा, पर जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो यहाँ पे तो धारा बहेगा नहीं, फिर भी ये जलता क्यों रहेगा, क्योंकि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है और इसी के कारण ये बल्ब है वो जल रहा है। पता नहीं आपको मतलब समझ में आ रहा है नहीं, मैं कहाँ तक बात कर रहा हूँ, लेवल थोड़ा सा मैं मतलब दिमाग से थोड़ा सा अधिक सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा होगा, तब आपको ये टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंपल से यही बात बताया गया कि ये जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है ना फाई, वो प्रेरित जो धारा है उसके समानुपाती होता है, जो प्रेरित धारा है उसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमने कर दिया। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक L आता है नियतांक, L इंटू आई हो जाएगा। अब इधर I गुणम है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो यहाँ से L का जो मान मिला वो 5/, क्या मिल गया, I मिल गया, 5/I मिल गया। तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिलता है जिसको आपको याद रखनी चाहिए, वो फॉर्मूला है इसका L = 5/L, जहाँ फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, I क्या है, प्रेरित धारा, और L क्या है, L है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है ना, L स्वप्रेरण गुणांक है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, हम इसी का अवकलन के रूप में भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, तो समझिएगा। देखिए
हम देखिए कैसे, जब हम इतनी जान गए कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वो प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। इसको हमने आगे किया तो ये हमारा फॉर्मूला आया था, तो इस फॉर्मूले को हम ले लेते हैं फाई इजकल टू एल इंटू आई, ये हो गया। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अवकलन जब हम करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, इसका अवकलन करेंगे तो डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, और ये समान इक्वल का चिन्ह, और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो डी फाई बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, एल इंटू आई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। और ये जो देखिए, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो अवकलन से बाहर निकल जाती है, तो ये जो एल क्या है, नियतांक है, ठीक है ना, स्वप्रेरण है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल गया तो ये डी है, ये आई में गुणा कर लेगा तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। इतनी बेसिक बात एक हम जानते हैं कि डी फाई बाई डी टी मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन की दर होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, मतलब E के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो E इजकल टू एल डी आई बाई डी टी हो गया, हो जाएगा कि नहीं जी। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया, ये डी फाई बाई डी टी के जगह पर हम ई नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो फैराडे के नियम से। अभी ना हमने पढ़ा जी, यहाँ पे देखिए, अभी ना हमने पढ़ा कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर है वो विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, मतलब जो डी फाई बाई डी टी को जगह पर हम ई रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही हमने ई वहां पे रखा है। अब ये नहीं सोचना है कि माइनस है उसमें नहीं है, अरे भैया जहां पे भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा वहां पे माइनस होता है, बट आप दर्शा सकते हैं, नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वही ई इसके जगह पर लिख दिया, एल यहां पे याद रखेंगे आई है, ठीक है ना। ये क्या हो गया भैया, ठीक है ना, यहाँ पे ये गुणा है एल डी आई बाई डी टी है, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिला। अब इसको ही थोड़ा सा मैं आगे अगर ले चलूँ तो देखिए यहाँ से देखिए, अब देखिए ये इधर डी आई इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से हम अगर पूरा हम फॉर्मूला निकाले तो एल इजकल टू ई, ये डी टी है, ये इधर आएगा तो गुणा कराएगा तो डी टी हो जाएगा। अब ये अगर नीचे आ जाएगा तो ये डी आई हो जाएगा, ठीक है। तो अवकलन के रूप में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अवकलन के रूप में हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। L इजकल टू ई इंटू डी टी बाई डी आई मिलेगा, जहां L क्या है, L है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी के होंगे तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ें टॉपिक समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं यही कहूँगा समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है आपको, यहाँ से लेकर यहीं तक आप लिख देंगे तब भी आपका काम कंप्लीट होता है। बट अगर आप लिख देते हैं इतना भी, तो नहीं कहते हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन, एक गुड इंप्रेशन जाता है तो वही जाएगा, नहीं लिखेंगे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, बट लिख देंगे तो बेटर है, ठीक है। अब आपकी इच्छा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर से आगे अब बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे इसका कि इसका मात्रक जो होता है अगर पूछ दे तो इसका मात्रक याद रखेंगे हेनरी होता है, स्वप्रेरण का या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी, ठीक है ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बेटर तरीके से, आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अन्योन प्रेरण का अर्थ समझाइए, अन्योन प्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बता दूं, बीमीय सूत्र क्या रहा है ना, ये आपको हमें कमेंट में बताना है कि अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण का बीमीय सूत्र क्या होगा, दोनों को आपको ही बताना है, ठीक है ना। बीमीय सूत्र थोड़ा देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप जो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक, दोनों अगर जो भी कह दे, अन्योन प्रेरण कहें, अन्योन प्रेरण गुणांक कहें, आप हेडिंग डालकर ये बातें आप लिखेंगे,
ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा तो ये परिभाषा बड़ा है, बट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जी। कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा, ठीक है यहाँ पे डबल हो गया है, चलिए कोई नहीं, तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है और इस घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए उसी तरीके से आपको भी लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको फिगर से समझाना चाहूँगा जी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक मैं फिगर यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ। ये फिगर ही मेन है कि फिगर आपने नहीं समझा तो भैया समझिए कुछ नहीं समझा आपने। क्या फिगर आपको बनाना आवश्यक पड़ेगा, अनिवार्य है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अगर अभी तक आप नहीं सीरियस हैं इस पर तो सीरियस हो जाइएगा। ठीक, अब चलिए हम थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे कलर चूज। ठीक है, यहाँ पे एक हम कुंडली, यहाँ पे एक सेल या बैटरी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला डंडा, ये छोटा वाला डंडा है। ठीक है ना। बड़ा वाला प्लस होता है, ये और माइनस होता है। ये क्या हमने कुंजी ले लिया। और यहाँ पे एक रजिस्टेंस बॉक्स हम ले लेते हैं। ये क्या है हमारा रजिस्टेंस बॉक्स, जिसे हम RH से प्रदर्शित करते हैं। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स से ही हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, मतलब कम अधिक करते हैं। और यहाँ पे एक हम क्या लेते हैं, कुंडली को ले लेते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा अजीब बन गया है। ठीक है, ये क्या है, एक कुंडली हमने ले लिया। तो देखिए ये एक हमने सिंपल सा एक हमने परिपथ बनाया है जिसमें ये कुंडली है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। ये एक सेल या बैटरी है, ये एक कुंजी है। इतनी बात समझ गए। अब इसी के पास ये एक हमारा क्या हो गया, कुंडली हो गया। अब इसी के पास एक और हम क्या लेंगे, कुंडली लेंगे। ठीक है ना। इसी के पास एक और हम कुंडली लेकर बनाते हैं जी। अब जस्ट इसी के बहुत ही करीब में हम एक और यहाँ पे कुंडली लेंगे और जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। और इसी के पास में एक और हम यहाँ पे कुंडली ये ले लेंगे और इसी के जस्ट पास में हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी को लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये फिगर अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये फर्स्ट हमारी कुंडली है, ये हमारी द्वितीय कुंडली है, सेकेंड कुंडली। ये फिगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ें। चलिए एक बार और ऑनलाइन होता, मतलब लाइव होता क्लासेस, तो मैं थोड़ा आपका कमेंट भी देखता है कि कैसे होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी हैं, मेरा भी मन होता है कि मैं भी आपको जो नहीं कहते हैं लाइव से आकर पढ़ाया जाए तो पढ़ाया जाए वैसे। बट क्या है ना कि मेरे पास अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं जिससे मैं उतना सब कुछ कर पाऊँ, और उन्हीं सुविधाओं के न होने के कारण आपके लाइव जो क्लासेस है वो नहीं हो पाती है। बट कोई नहीं, आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, और ऐसे ही हम और आप दोनों व्यक्ति मेहनत करते रहे ना, तो बिल्कुल एक दिन ज़रूर उस लायक मतलब तो आप लोग पहुंचा ही देंगे जिससे सब कुछ अच्छे से मैं कर सकूं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इसलिए अगर पॉसिबल हो सके ना, अगर हो सके आपसे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अभी तक आपने वीडियो तो देखते होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सब आप करते हैं। थोड़ा सा अगर हो सके तो अपने जो स्कूल ग्रुप है, कोचिंग का ग्रुप है, उसमें थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो उतने से हमारे लिए मतलब हम कह सकते हैं कि एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक वरदान की तरह कार्य करेगा, एक हमारे औषधि की तरह कार्य कर सकता है वो हमारे लिए। तो कर देने चाहिए, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जानते हैं ना कि थोड़ा सा पढ़ाने में मेहनत लगता है, और जब सपोर्ट मिलता है ना तो दिल में ये रहती है कि आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से प्रोवाइड जल्द से जल्द हर चीज़ें किए जाए।
पर फिर भी मैं करता था, करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपके लिए सब कुछ जितना हो सकेगा मैं मेहनत करूँगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिनको शेयर करना होगा थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अंत में पहले वीडियो देख लीजिए। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, ये एक प्रथम हमारे पास कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। अब यहाँ पे एक हमने सेल या बैटरी लगाया हुआ है। जब हम इससे धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा जब प्रवाहित हम कर रहे हैं, तो जब प्रथम कुंडली में, ये हमारी प्रथम कुंडली है, तो जब प्रथम कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, जब प्रथम कुंडली, ये जो प्रथम कुंडली है, तो जब प्रथम कुंडली में धारा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रथम, ठीक है ना, बेटा रहेगा, और ये हमारा द्वितीय है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रथम कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब ये परिवर्तन का मतलब क्या है कि धारा के मान को कभी अधिक कर रहे हैं, कभी कम करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जब प्रथम कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये जो हमारी कुंडली है, तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। ये हमारी प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसके पास रखे, प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, और इस धारा को, मतलब जिसके कारण एक हमें धारा उत्पन्न होती है, तो ये जो धारा उत्पन्न हो गई, तो इसी संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं, या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ेंगे जी। बताइए समझ में आया या नहीं? हमने क्या कहा कि जब प्रथम कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब प्रथम कुंडली में धारा के मान में हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि प्रेरण मतलब पास बहुत है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या यहाँ पर भी पहुँच जाती है, जिसके कारण इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। और जैसे ही परिवर्तन होता है, तो हम जानते हैं कि धारा एक उत्पन्न होगी, तो वही जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसी को, इस संपूर्ण घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा इसमें धारा बहने लगी है? तो धारा इस तरीके से हमें पता चलेगा, उसीलिए यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, धारा मापी। अब धारा मापी का ये जो सुई है ना, विक्षेपित होने लगेगा, कभी इधर आएगा कभी इधर जाएगा, तो विक्षेपित होने के कारण हमें लगेगा, पता चल जाएगा ये विक्षेपित होगा, तो वही हम करें, उसी तरीके से हमें पता चलेगा कि इसमें धारा बहने लगी, और उसी को, इस संपूर्ण घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए हैं। देखिए, आपको यहाँ से आप भूल जाइए, यहाँ पे नहीं, थोड़ा बहुत मान लेते हैं ऊपर नीचे भी अगर थोड़ा सा लिखा गया होगा, तो इस पर अभी आप ध्यान नहीं दीजिए। जो हम बोल रहे हैं ना, वैसे सेम टू सेम अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है ना, वैसे ही आपको लिखना है। आप क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रथम कुंडली में, मतलब जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस संपूर्ण घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। देखिए, वही बात हमने लिखा है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो ये जो कुंडली है, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है।
तो इस घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो इस घटना को, जब इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, तो आप जब ये लिख लेंगे कि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे कि इस संपूर्ण घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं इतना काम आप आसानी से कर देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अगर इतना कर देते हैं तो बहुत है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, ठीक है जी। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी जो फाई होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वो धारा के समानुपाती होता है। अब इसको भी हम थोड़ा सा इक्वल टू को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे m इंटू आई होता है। यहाँ पे m एक नियतांक आ जाता है, और इस i को अगर हम इधर भेजें तो यहाँ से m का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 5/i आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना, 5/i आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है m इक्वल टू 5/i, जहाँ ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है फाई, i क्या है, प्रेरित धारा है, और यह m क्या है, m है अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है अन्योन प्रेरण गुणांक। अवकलन के रूप में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इसका इतना आप लिख देंगे तो काफी रहेगा जी, ठीक है ना। चलिए जी, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है ये हमें कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है जो है कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण का सूत्र की स्थापित कीजिए। ये एक क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में। अब मैं आपको कह दे रहा हूं, इसको मैं इस वीडियो में नहीं कराने वाला, क्योंकि इसमें आपको लग जाएंगे 30 से 35 मिनट, क्योंकि ये लॉन्ग थोड़ा सा डेरिवेशन है। अब आप कहेंगे सर तब हम पढ़ेंगे कैसे हम इसकी स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल आपको इसको स्टडी करना है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक ही डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो कम से कम एक चैप्टर से तो आपको ये डेरिवेशन तैयार करना ही है। तो आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, यूट्यूब पर लिखिएगा धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का, मतलब स्वप्रेरण का सूत्र, और फिर से आप अंत में क्या लिखेंगे, ब्रदर सर। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा धारावाही लंबी परिनालिका का, ठीक है ना। ऐसे लिखकर ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी, वहां से अपनी स्टडी कर लीजिएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तब आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर के हमने टॉपिक सभी कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल अभी बचे हुए हैं जो कि हम आपको कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले के 5 चैप्टर का लिंक है, तो जाइए, 1 शॉट वीडियो है तो उसको स्टडी कर लीजिए। और केमिस्ट्री का भी लिंक है, 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं तो उसकी भी आप 1 शॉट वीडियो है तो वहाँ से स्टडी कीजिए। हिंदी और इंग्लिश की भी सीरीज चल रही है तो वहाँ से स्टडी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक उसको प्रोवाइड कर दिया है। और अदरवाइज तो सपोर्ट करने के लिए आपको पता है ये तो सब कुछ आपके बेनिफिशियल के लिए था, बेनिफिट के लिए था। मेरे लिए केवल इतना ही बेनिफिट है कि चैनल पे यदि आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके ना तो अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और उनसे बताइएगा जब भी आपके फ्रेंड्स मिले, कोचिंग में जाएँ, स्कूल में जाएँ, तो उनसे बताइए कि इस चैनल से आप भी पढ़ाई करें, अच्छे से स्टडी करें। यहाँ पर रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है, ठीक है ना। और हाँ, नोट्स के लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोट्स आपको 149 रुपए में आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। जिसमें आपके फिजिक्स के 14 चैप्टर और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, 24 चैप्टरों का नोट्स आपको मिल जाएगा। और याद रखेंगे टाइपिंग का नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 24 चैप्टर का नोट्स ओनली 149 में मिलेगा। फिजिक्स का यदि ओनली लेते हैं तो 99 है, केमिस्ट्री का ओनली लेते हैं तो 99 है। दोनों एक साथ कंबाइन करके लेंगे तो 149 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं।
याद रखेंगे चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सब मिल जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल हैं वो भी हम आपको बताएंगे, बट न्यूमेरिकल के लिए आपको वीडियो से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है, ठीक है ना। नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और नोट्स को परचेस कर लीजिएगा, ठीक है ना, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।